हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा आपको पता है कि ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो 2 जुलाई को होने की संभावना है। ठीक है, अभी हमारे पास 90-95 दिन है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा आपको ईपीएफओ का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा, सिर्फ कंप्लीट नहीं करवाऊंगा बल्कि आपको एमसीक्यू का खूब सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा और आपको जो है एग्ज़ाम इतना क्वालिफाई करवा दूंगा, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा कि आप आसानी से जो है ईपीएफओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और एक सीट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस शुरू किया था दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, छोटे छोटे लेक्चर्स आएंगे जिसमें जो मैंने खुद अपना नोट्स बनाया था ईपीएफओ के प्रिपरेशन के टाइम, वही नोट्स से जो है आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया था ईपीएफओ में, मैं अभी ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों, तो आप भी सिलेक्शन प्राप्त करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है और इसीलिए मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये कोर्स आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों। ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ का कोर्स है। ठीक है, इसमें हम लोग ट्रेड यूनियन को पढ़ेंगे मात्र 15 मिनट में और इसका फ्री जो नोट्स है मेरा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब दोनों मीडियम के बच्चे जो है आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और मैं गारंटी लेता हूँ कि इस तरह का लेक्चर यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों ट्रेड यूनियन के बारे में। ठीक है, देखिए ट्रेड यूनियन क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार संघ, मतलब ऐसा लोगों का ग्रुप, ठीक है, जो अपना इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जो अपने हित का बात करता है। ठीक है, वो मज़दूरों के हित की बात करता है और साथ ही साथ जो मज़दूर होता है और जो मालिक होता है दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करता है, संबंध को इस्टेब्लिश करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, इसको देख रेख करने के लिए भारत में एक कानून है जो अंग्रेज़ के टाइम का है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसको व्यापार संघ अधिनियम 1926 बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन मतलब एक ग्रुप है, वेदर परमानेंट, या तो वो ग्रुप परमानेंट भी हो सकता है जो हमेशा रहेगा। ठीक है, लोग आएंगे लोग जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेड यूनियंस होगा वो हमेशा रहेगा, वो कभी भी नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। और कुछ टेम्पररी हो सकता है। टेम्पररी का मतलब कि कुछ समय के लिए फिर वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मान लो कोई ट्रेड यूनियन बनता है क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन अगर नहीं रहेगा तो ट्रेड यूनियंस भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा ट्रेड यूनियन जो हमेशा रहता है उसको परमानेंट बोलते हैं, जो टेम्पररी रहता है उसको टेम्पररी बोलते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या है, रेगुलेट करता है एक ही चीज़ को, रिलेशंस को। तो कैसे रिलेशन, कैसे संबंध को रिलेशन रेगुलेट करता है, तो देखिए मालिक और मजदूर के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए उसको रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रण करता है। मालिक और मालिक के बीच में, जैसे टाटा का रतन टाटा और रिलायंस का जियो अंबानी के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ एक मजदूर का दूसरे मजदूर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए उसको ये नियंत्रण करता है, उसको ये रेगुलेट करता है। समझ में आ गया क्या है ट्रेड यूनियन। ठीक है, ट्रेड यूनियन साथ ही साथ दोस्तों ये जो ट्रेड होता है, जो भी व्यापार होता है वो किस तरह से होना चाहिए, बिजनेस किस तरह से होना चाहिए उसको भी ये बताता है। ठीक है, और इसमें हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक जो है ट्रेड यूनियन का ग्रुप को फेडरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये फेडरेशन भी हो सकता है या सिंगल ट्रेड यूनियन भी हो सकता है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड यूनियन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि देखिए कोई भी मज़दूर है उसको एक अच्छा वेतन चाहिए, उसको अच्छा वर्किंग कंडीशन चाहिए और उसको कम से कम घंटे में काम करे और वेतन जो है अच्छा मिले, इसी को वो जो है प्रोवाइड करवाता है कौन, ट्रेड यूनियन। इसके लिए अब मज़दूरों का जो बात है वो मालिक के समक्ष रखता है, मैनेजमेंट के समक्ष रखता है दोस्तों। ठीक है, तो ये लिंक का काम करता है, एक जोड़ का काम करता है बिटवीन मालिक, एम मतलब मालिक लिखेंगे हम और डब्लू मतलब वर्कर। तो मालिक और मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक का काम करता है। मालिक क्या चाहता है यार, मालिक ये चाहता है कि हमको जो है सामान बनाने का खर्चा बहुत कम हो, और खर्चा कम करने के लिए वर्कर को वेतन वेज जो है वो कम देगा, इसके अलावा ज़्यादा घंटे काम करवाएगा। वहीं लेकिन वर्कर ये चाहता है कि हम जो है कम से कम घंटा काम करें और वेतन बढ़िया मिले और वर्किंग कंडीशन भी ठीक रहे। तो दोनों के बीच में जो लिंक का काम करता है, इसका क्या डिमांड है, इसका क्या डिमांड है, तो दोनों का बातचीत को रखता है और एक जो है सुलह करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, बार्गेनिंग करवाने का कोशिश करता है, वही ट्रेड यूनियन का काम है दोस्तों। ठीक है, तो हम अगला देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन का इतिहास क्या रहा है। देखिए विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद आपको पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1920 के आसपास जो है दोस्तों बनी। तो ठीक है, उसी के आसपास बनी है। ठीक है, 18, 19, 20 चलेगा, उतना कोई आपको याद नहीं करना है। तो उसके बाद ट्रेड यूनियन पहले क्या था, वर्ल्ड वार के पहले, विश्व युद्ध के पहले, WW मतलब वर्ल्ड वार 1। तो विश्व युद्ध के पहले क्या था, ट्रेड यूनियन जो था दोस्तों बहुत अनऑर्गेनाइज था, असंगठित था। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का उदय हुआ, ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद, उसके बाद ट्रेड यूनियन एक संगठित रूप लिया। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज जो है बना ट्रेड यूनियन। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे भारत में कैसा जो है ट्रेड यूनियन का उदय हुआ। तो 1875 में दोस्तों 1875 में फर्स्ट टाइम किसी को महसूस हुआ, भारतीयों को, इंडियंस को, कि रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग को ट्रेड यूनियन का ज़रूरत होना चाहिए, मज़दूरों के हित की बात होनी चाहिए, उसका राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो पहले बार जो महसूस किए वो थे भारत के श्री सोरबजी सापा जी और NM लोखंडे। ये लोग क्या थे, बंगाली थे, और लोखंडे क्या था दोस्तों, महाराष्ट्र का। तो ये दोनों को महसूस हुआ कि भैया क्यों ना ऐसा संस्था बनाया जाए जो मज़दूरों के हित की बात बोले, साथ ही साथ मालिक और नौकर नहीं, मालिक और मज़दूर के बीच में एक लिंक का काम करे। ठीक है। तो 1875 में सबसे पहले विचार जो आया दोस्तों वो सोराबजी सापा जी का और लोखंडे का आया। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बना NM लोखंडे। अब देखिए लोखंडे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। तो बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो कौन बनाया होगा, लोखंडे। ठीक है। तो आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो बॉम्बे मिल हैंड जो एसोसिएशन है, ये भारत का पहला जो लेबर एसोसिएशन, श्रम संगठन इसको बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। जो 1890 में लोखंडे बनाया था। उसके बाद 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बना था। तो अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों, गुजरात में, जो गांधी जी का गढ़ है। तो गांधी जी के आने के बाद ये जो संस्था था, जो दोस्तों जो लेबर एसोसिएशन था, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, और भी स्ट्रांग हुआ, और जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के द्वारा जो है ये और भी अपने को स्ट्रांग किया। ठीक है। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। ये बहुत बड़ा ट्रेड यूनियन था दोस्तों। ठीक है। तो इसमें जो रोल है, बताइए, इसमें जो रोल है वो आपका किसका है, लाला लाजपत राय का इसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जब मेंबर बना, तो उसके बाद प्रेशर आया कि यार लेबर का बात जो है, राइट्स, जो अधिकार है, उनको बचा के रखना चाहिए। इसीलिए 1920 में जो है एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। अब देखिए लेबर से रिलेटेड कुछ कमीशन है, कुछ आयोग है दोस्तों। तो पहला देखिए कमीशन बना था 1929 से 30 में। उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जो अंग्रेज बनाया था, या इसको विटले कमीशन, विटले एक आदमी थे, उनके नाम पे बनाए, विटले कमीशन ऑन लेबर। तो ये कमीशन ये बोला था कि देखिए हम लोग को एक मजबूत लेबर यूनियन चाहिए जो मज़दूरों के हित की बात बोले। ठीक है। क्योंकि आपको पता है उस समय जो है अपना कांग्रेस जो है एकदम सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ था, और बोल भी रहा था कि मज़दूरों का हित का। इसीलिए जब कोई यूनियन वो बना, कमीशन बना, आयोग बना, तो उन्होंने बात किया किसका दोस्तों, कि मज़दूरों के लिए मजबूत जो है स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन होना चाहिए दोस्तों। उसी तरह गांधी जी का ने भी लेबर के बारे में बोला है, ट्रस्टीशिप मॉडल दिया है। ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर, जैसे कि कोई भी मालिक है, ठीक है, फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी फैक्ट्री का मालिक है, ठीक है, और ये मेरा मज़दूर है, ठीक है, मज़दूर है ये सब। तो मालिक जो होगा वो मालिक के जैसा काम नहीं करेगा, बल्कि एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगा। क्योंकि ये भगवान ने इसको दिया है, रिसोर्स दिया है, संसाधन दिया है, समाज ने इसको दिया है। इसका मतलब इसको खुद के भोग के लिए नहीं दिया है, कंजम्पशन के लिए नहीं दिया, अपना कि आराम से BMW गाड़ी में घूम रहे हैं, खूब सारा खा रहे हैं, वो नहीं। क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन कहाँ से मिला है, नेचुरल रिसोर्स समाज से मिला है। इसे समाज का ये ट्रस्ट है, मतलब समाज जो भी पैसा ये कमाएगा वो समाज के कल्याण के लिए लगाएगा। प्रॉफिट कमाओ, लेकिन ये नहीं कि सब प्रॉफिट अपने पास ही रख लो। जो भी प्रॉफिट कमाओ उसका कुछ पैसा वेलफेयर में देना चाहिए, उसी को बोलते हैं ट्रस्टीशिप मॉडल। तो ये एम्प्लॉय, मतलब जो कामगार हैं, और जो एम्प्लॉयर हैं दोस्तों, जो एम्प्लॉयर और जो वर्कर हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप संबंध के बारे में बताता है। कैसे बताता है मैंने बता दिया। फिर लेबर याद रखिएगा, जो लेबर को हिंदी में बोलते हैं श्रम। तो श्रम जो है दोस्तों वो भारत का जो संविधान है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में आता है लेबर, मतलब इसमें सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। अब देखिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। उसका में कुछ धारा है, कुछ सेक्शंस हैं। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 3 देखते हैं। इसमें ये बोलता है कि देखिए ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि कुछ जो है हम अधिकार प्राप्त करें, तो अधिकार प्राप्त करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराएगा? जिस तरह से हम स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो एडमिशन कहाँ पे कराते हो? स्कूल में जाके। तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार होता है जो आपका रजिस्ट्रेशन कराता है ना। तो उसी तरह से ट्रेड यूनियन को अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो वो उसको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास या डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास। तो चाहे वो रजिस्ट्रार हो या डिप्यूटी रजिस्ट्रार हो या कोई भी रजिस्ट्रार हो, उसको जो अपॉइंट करता है उसको कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उसको AG मैं शॉर्ट में बोलूँगा। ठीक है, AG माने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हिंदी में बोलेंगे उपयुक्त सरकार। अब उपयुक्त सरकार का मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री भारत सरकार के अंडर में आएगा उसके लिए उपयुक्त गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो इंडस्ट्री राज्य सरकार के अंदर में आएगा उसका होगा स्टेट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार। समझ में आ गया? तो रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा कौन? हमारा उपयुक्त गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल इंडस्ट्री रहेगा, केंद्रीय इंडस्ट्री, केंद्रीय उद्योग,
तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा और मतलब केंद्र सरकार, और अगर राज्य की का इंडस्ट्री होगा तो उसके लिए राज्य सरकार करेगा। फिर जो एजी है, एजी मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फिर क्या रजिस्ट्रार का क्या पावर होगा, डिप्यूटी रजिस्ट्रार का क्या पावर होगा, क्या दायित्व होगा, क्या शक्ति होगा, कौन डिसाइड करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो सेक्शन 3 डील करता है कि रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, पावर उसका कितना होगा, सब डिसाइड करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। समझ गए दोस्तों। अब है मेरा सेक्शन 4। सेक्शन 4 मतलब है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कैसे होगा। तो ये बोला गया है कि कोई भी ट्रेड यूनियन, टीयू मतलब ट्रेड यूनियन, कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी व्यापार संघ अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो कम से कम उसके 7 मेंबर होने ही चाहिए। 7 मेंबर होगा या 7 से ज़्यादा होगा तभी जो है वो रजिस्ट्रेशन करा पाएगा, नहीं तो कोई ट्रेड यूनियन में अगर 6 मेंबर है तो नहीं करा पाएगा। ठीक है। सेक्शन 5 में है कि एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन, दोस्तों रजिस्ट्रेशन जब करवा रहे हो तो जो आप एप्लीकेशन दोगे, कि जैसे आप एडमिशन कराने जाते हो तो आप लिखते हो ना कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी वार्षिक, मेरे एज इतना है, मेरा एड्रेस यहाँ है, हमारा कैटेगरी ये है। तो उसी तरह कोई ट्रेड यूनियन अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास जाएगा तो जो भी मेंबर्स, जो भी सदस्य रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जा रहे हैं तो सदस्यों का नाम क्या है वो लिखना पड़ेगा उसमें, उसका पेशा क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है वो भी लिखना पड़ेगा, और पता, जो भी सदस्य रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं उसका पता क्या है वो लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो ट्रेड यूनियन का आप क्या नाम रखना चाहते हैं, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ये सब आपको बताना पड़ेगा, पता देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेड यूनियन का कौन ऑफिस बियरर होगा, कौन उसका सभापति होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, उसका नाम क्या होगा, उनका उम्र क्या है, पता है क्या है, ये सब बताना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम सेक्शन 5 में। ठीक है। और अगर कोई ट्रेड यूनियन जो है 1 साल से ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है, और चाहती है कि अभी रजिस्ट्रेशन कराना, पहले उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 1 साल काम कर लिया, 1 साल से अधिक काम कर लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोस्तों नहीं कराया, क्योंकि कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, आपको कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। लेकिन ये लिखा है कि अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो उसका सदस्य का संख्या 7 से अधिक होगा तभी रजिस्ट्रेशन होगा। तो कोई ट्रेड यूनियन मान ली 1 साल से अधिक काम किया, ठीक है, और फिर जो वो चाहती है कि रजिस्ट्रेशन कराना, तो उसको ये सब तो बताना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास एसेट कितना है। एसेट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी है अकाउंटिंग में, परिसंपत्ति, और लाइबिलिटी को बोलते हैं देयताएं या दायित्व। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटी है, देयताएं, ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन का नाम क्या होगा। ठीक है। ट्रेड यूनियन को कैसे आप विघटन कर सकते हैं, कोई आपने ट्रेड यूनियन बना दिया, वो किस तरह से विघटन होगा, कैसे समाप्त होगा, ये भी लिखा हुआ है सेक्शन 6 में। इसके अलावा सेक्शन 6 में ये भी लिखा है कि ट्रेड यूनियन को जो एनुअल ऑडिटिंग उसका होगा, वार्षिक लेखा बनाएगा, कितना मेरा एसेट है, कितना लाइबिलिटी है, कितना प्रॉफिट, कितना मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, क्या हुआ, सब उसको ऑडिट में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो उसके सदस्य होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका उसको हटाया कैसे जाएगा, ये सब भी सेक्शन 6 में उसके बारे में डिटेल में लिखा है दोस्तों। इसके अलावा कोई मेंबर है अगर उसमें शामिल होना चाहता है तो वो किस तरह से शामिल हो सकता है, ये भी उसमें लिखा है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन कोई फंड कलेक्ट करती है, मतलब सदस्यों से कुछ पैसा लेकर कोई फंड बनाती है, तो फंड का उपयोग कैसे होगा, उसका उद्देश्य क्या है, ये भी उसके बाद सेक्शन 6 में लिखा है। उसके अलावा ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्या है, किस लिए ट्रेड यूनियन बनी है, उसको भी, वो भी सेक्शन 6 में उसके बारे में वर्णन है दोस्तों, लिखा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 7 में क्या लिखा है कि रजिस्ट्रार मैंने बता दिया था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। तो रजिस्ट्रार अगर चाहे तो वो बोल सकता है कि भैया देखो तुम रजिस्ट्रेशन कराने आ रहा है, मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, कोई ट्रेड यूनियन चाहता है, रजिस्ट्रार के पास जाता है, ठीक है, और रजिस्ट्रार बोलता है कि यार हमको ये भी तुम डॉक्यूमेंट ला के दो, तो रजिस्ट्रार को पावर है कि वो कुछ डॉक्यूमेंट जो है, कुछ दस्तावेज मांग सकता है, और ये भी बोल सकता है कि तुम अपना नाम चेंज करो। मान लो ये ट्रेड यूनियन गया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, कोई आदमी गया ट्रेड यूनियन के पास, ठीक है, उसमें 7 से अधिक मेंबर हैं, सब क्राइटेरिया फुलफिल है, लेकिन वो बोल रहा है यार मेरा नाम एटक होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेकिन आपको पता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो पहले से, तो रजिस्ट्रार बोल सकता है उसको कि आप जो है नाम जो है अपना चेंज कीजिए, ठीक है, और वो उसके लिए फिर वो जो है डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। और अगर ट्रेड यूनियन बोल दे कि हम डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो वो उसका एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। सिंपल सा बात है, आप गए एडमिशन करवाने और आपको कोई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, टीसी वीसी मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आप टीसी नहीं दोगे तो प्रिंसिपल जो है आपको हटा देगा, नहीं बोलेगा रजिस्ट्रेशन कराने। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, उतना आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, निकल जाएगा एग्जाम। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्रार है दोस्तों, जब उनका सब डॉक्यूमेंट ठीक होता है तो वो क्या करेगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा कि फलाना नाम का ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर हो गया है।
रजिस्ट्रेशन हो गया उनका, तो वो रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर में ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 8 में लिखा है। सेक्शन 9 में लिखा है कि एक बार रजिस्ट्रेशन कर देगा तो उसको एक सर्टिफिकेट देगा, एक रिसिप्ट काट के देगा कि आपको जो है फलाना फलाना जो का नाम है आपका और आपका जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो चुका है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 9A में लिखा गया है कि जो सदस्य होंगे दोस्तों, ठीक है, उसका कम से कम कितने सदस्य हर समय ट्रेड यूनियन में रहना चाहिए। ठीक है, आप ट्रेड यूनियन बना दिए, ठीक है, लेकिन ट्रेड यूनियन में भैया बनाने के बाद सदस्य ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब। तो ये बोला गया है कि हर समय, एनी टाइम, हर समय ट्रेड यूनियन में कम से कम जितने भी उसके सदस्य हैं उसका 10% होना चाहिए या 100 सदस्य होना चाहिए, जो सबसे कम है। मान लीजिए किसी कोई ट्रेड यूनियन में 9,000 लोग थे, ठीक है, शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम, लेकिन हर समय ये बोल रहा है कि 10% ऑफ मेंबर होने ही चाहिए तभी होगा। 10% 9,000 का कितना होगा दोस्तों, 900, तो या तो 900 हो या तो 100 हो। कहने का मतलब ये है 10% ऑफ मेंबर या 100, जो दोनों में से कम होगा वो हमेशा उसके पास होना चाहिए, और 7 तो होना ही चाहिए, 7 मिनिमम ये होना चाहिए हमेशा। लेकिन और भी कंडीशन है कि जितने भी मेंबर्स हैं उसके 10% होना चाहिए या 100 होना चाहिए, जो दोनों से कम हो। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल बात, 10% या 100। ठीक है, तो सेक्शन 10 में लिखा है कि अगर ट्रेड यूनियन ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अब उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द करना है तो कैसे होगा। सिंपल सा बात, आपने स्कूल में एडमिशन कराया और आपने मान लीजिए धोखाधड़ी में एडमिशन कराया, आपने गलत सर्टिफिकेट दे दिया, TC दे दिया, या आपका ट्रेड यूनियन ने काम ही करना बंद कर दिया, तो भी आपको उसको निकाल देगा। ये अगर ये मिनिमम नंबर क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी उसको निकाल देगा। फिर कोई कानून अगर तोड़ रहा है तो ये भी जो है निकाल देगा, रजिस्ट्रेशन जो है ट्रेड यूनियन का ख़त्म हो जाएगा। सिंपल है फंडा। चलिए, सेक्शन 11 में लिखा गया है दोस्तों कि मान लीजिए आपको रजिस्ट्रार जो है आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दिया, या फिर आपको कुछ वो फैसला दिया रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार कुछ फैसला दिया तो भैया आप उसके फैसले के से संतुष्ट नहीं हो, आपको कहीं अपील करना है। अपील करना है तो कहाँ कहाँ अपील कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए अगर आपका ट्रेड यूनियन जो है दोस्तों प्रेसिडेंसी टाउन में है, प्रेसिडेंसी टाउन मतलब बड़े बड़े शहर में है जहाँ पे हाई कोर्ट है, तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। समझ में आया। अगर ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस अगर बड़े बड़े शहर में है जहाँ पे पहले से हाई कोर्ट है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसके अलावा अगर ट्रेड यूनियन जहाँ पे है वहाँ पे पहले से कोई लेबर कोर्ट है, वहाँ पे लेबर मतलब श्रम न्यायालय है, श्रम न्यायालय वहाँ पे, या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल मतलब औद्योगिक प्राधिकरण है, ठीक है, औद्योगिक प्राधिकरण है, तब वहाँ पे वो ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर कर मतलब अपील कर सकता है। तो अगर हाई कोर्ट में अगर उसका हेड ऑफिस है तो वहाँ तो कर ही सकता है। इसके अलावा कोई भी शहर जहाँ पे लेबर कोर्ट है और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, ट्रेड यूनियन वहीं पे काम करता है तो वहाँ कर सकता है। और इसके अलावा कोई भी कोर्ट में काम कर सकता है, लेकिन कंडीशन, कोई भी कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि वहाँ पे जो भी जज होंगे दोस्तों वो या तो एडिशनल जज हो या असिस्टेंट जज हो, मतलब उसके नीचे वाला जज उसका सुनवाई नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया। तो कहाँ कहाँ अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में या लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में, या वैसे सभी कोर्ट जहाँ पे जो जज होगा वो तो या तो एडिशनल जज होगा या तो असिस्टेंट जज होगा या तो उससे ऊपर होगा। बात समझ में आ गया, सिंपल है। सेक्शन 12 ये बोलता है दोस्तों कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कोई भी ट्रेड यूनियन है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका कुछ एड्रेस होगा, तो जो भी कम्युनिकेशन होगा, मान लीजिए सरकार को कुछ डॉक्यूमेंट भेजना है ट्रेड यूनियन को, या बैंक को कुछ भेजना है, या किसी भी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, तो कहाँ भेजेगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस होगा वहीं पे भेजेगा। तो जितने भी वार्तालाप होगा, जितना भी कम्युनिकेशन होगा रजिस्टर्ड ऑफिस में होगा दोस्तों। मान लीजिए कोई ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मान लीजिए था रांची में, ठीक है, और वो चाहता है कि अपना रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में करना, तो अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसको 14 दिन का जो है 14 चेंज करने के बाद 14 दिन के अंदर उसको जो है रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। मतलब अगर आज वो कर लिया है तो आज अगर 5 तारीख है तो उसको 19 तारीख 14 5 19 तारीख 19 अप्रैल तक जो है दोस्तों बताना पड़ेगा किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है। सेक्शन 13 ये बोलता है कि ट्रेड यूनियन को अधिकार है कि ट्रेड यूनियन अगर एक बार मतलब ये बन जाता है कंपनी के रूप में, अगर इनकॉर्पोरेट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के जैसा काम कर सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक प्राइवेट बॉडी के जैसा जैसे काम कर सकता है, मतलब अपना वो रख सकता है, MD रख सकता है, CEO रख सकता है ना, अकाउंटेंट रख सकता है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के जैसा काम कर सकता है। उसके पास परपेचुअल सक्सेशन का अधिकार है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है एक के मरने के बाद दूसरा कोई आना। तो मान लीजिए ट्रेड यूनियन एक कंपनी के जैसा काम करता है। अगर मान लीजिए कुछ मेंबर इसमें चले जाएंगे ना तो ट्रेड यूनियन को कुछ नहीं होगा, वो हमेशा रहेगा। उसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। समझ में आया। उसके बाद कॉमन सील होगा, ट्रेड यूनियन का अपना जो है एक मोहर होगा, इसको अधिकार है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को अधिकार है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, प्रॉपर्टी को ग्रहण करने का, प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का अधिकार है,
ट्रेड यूनियन चाहे तो किसी पे मुकदमा कर सकता है या कोई लोग इस पे ट्रेड यूनियन पे मुकदमा किया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 14 जो दोस्तों ये बोलता है, आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि ट्रेड यूनियन पे कौन कौन से कानून जो है अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो क्या कौन कौन से कानून ट्रेड यूनियन पे अप्लीकेबल नहीं होते, क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बन सकता है। मैं आपको एमसीक्यू भी करवाऊंगा। ठीक है, कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा टारगेट है कि आपको जो है 15 मई तक आपका पूरा ईपीएफओ का सिलेबस जो है दोस्तों कंप्लीट करा देंगे। फिर आपको जो है 45 दिन बचेगा, तो उसमें खूब सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे और बीच बीच में आपका एमसीक्यू आते रहेगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप हड़बड़ाइए मत, टाइम दीजिए। 45 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 45 डेज में पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत सारा एमसीक्यू। ठीक है, तो कौन कौन सा कानून ट्रेड यूनियन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसके अलावा बीच बीच में भी आपका एमसीक्यू आते जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में नहीं आएगा, अभी भी आएगा। ठीक है ना, तो ट्रेड यूनियन पे कौन कौन सा कानून एप्लीकेबल नहीं होता है, तो याद रखिएगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटी पंजीकृत कानून 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, कंपनी एक्ट, कंपनी अधिनियम 1956, ये सब ट्रेड यूनियन पे नहीं लगते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आज क्या क्या पढ़ा, देखिए ट्रेड यूनियन क्या होता है वो पढ़े, ट्रेड यूनियन क्यों ज़रूरी है वो पढ़े, ट्रेड यूनियन का इतिहास पढ़ लिया, उसके बाद कुछ सेक्शंस के बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लिया दोस्तों। इससे अलावा ट्रेड यूनियन में जानने से कोई और कुछ जानना नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जो है हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। छोटा छोटा लेक्चर आएगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आपको नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स मेरा खुद का है, आपको ये जो है प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बस आप मन लगा के पढ़िए। ठीक है दोस्तों, चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।